दोस्तों, हमारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 के अभ्यास 10 वृत्त यानी कि सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त के अभ्यास को हम लोग हल करें, उसके प्रश्नों को करें। उससे पहले ज़रूरी है कि हम लोग वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त के भाग कौन कौन से होते हैं, यानी कि वृत्त से संबंधित सारी बेसिक चीज़ें हमको मालूम होगी, तभी हम लोग प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले वृत्त और उसके एक एक भाग के बारे में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमने पहले से ही लिख रखा है, एक एक पॉइंट पे हम लोग बातें करेंगे। तो है सबसे पहले हम लोग वृत्त कहते किसे हैं। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। तो आइए हम लोग वृत्त का एक चित्र बनाते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाएंगे वृत्त का, और इसी चित्र के माध्यम से हम लोग सारी बातें स्पष्ट करेंगे। वृत्त, अभी हमने आपको बताया, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, ये बिंदुओं का बिंदुपथ बोलते हैं जिसका किसी निश्चित बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र, जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। तो ये तो हो गया वृत्त की परिभाषा। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। यानी इस बिंदु से दूरी हम लोग किसी भी जगह पे लेंगे, इस वृत्त पे हर जगह दूरी समान रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है केंद्र को जो है ओरिजिन कहते हैं। केंद्र को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन, और इसका पहला अक्षर होता है ओ, इसलिए जो है हम लोग हमेशा केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं। वृत्त के केंद्र को हमेशा हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। तो यानी कि वृत्त का जो नियत बिंदु होता है जिससे हम लोग वृत्त का निर्माण करते हैं, इस नियत बिंदु को ही हम लोग केंद्र कहते हैं। और वृत्त के इस परिधि पर, परिधि क्या होती है, वृत्त का जो परिमाप होता है उसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। यानी जिससे वृत्त घिरा होता है इसी लाइन को हम लोग परिधि बोलते हैं। तो वृत्त के केंद्र और परिधि पे स्थित किसी भी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है P, अगर हमने O और P को मिलाया तो इसी को हम लोग बोलते हैं O से P, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को यहाँ से यहाँ पे मिलाएं या फिर यहाँ से यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्याएं हर जगह क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को हम लोग रेडियस बोलते हैं। रेडियस का पहला अक्षर R, इसी से हम लोग डिनोट भी करते हैं त्रिज्या को। तो ये इसमें जो है O जो है ये वृत्त का केंद्र हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने O से P को मिलाया तो ये OP, ये जो दूरी है इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। अब इसके आगे हम लोग जो है जीवा, तो वृत्त के परिधि के किसी भी दो बिंदु को, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु दिया हुआ है M, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए N, तो अगर हम लोग M को N से मिलाएं, यानी इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला दें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीवा। किसी भी वृत्त में असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं हम लोग। तो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। वृत्त के परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। इसके बाद हम लोग व्यास को पढ़ेंगे। तो व्यास क्या होता है, व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं।
ये आपने देखा नियम n, ये क्या है, जीवा है। अगर हम लोग इससे नीचे खींचे जिससे छोटी जीवा बनेगी, और ऊपर खींचे तो और बड़ी जीवा बनेगी, और ऊपर खींचे तो और बड़ी जीवा बनेगी। और अगर हम लोग केंद्र से होते हुए कोई लाइन खींच दें ऐसे, तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। ये सबसे बड़ी जीवा होती है, अब इससे बड़ी जीवा हम लोग नहीं खींच सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। अगर ये P है, यहाँ पे हम मान लीजिए बिंदु ले लें Q, तो ये PQ, PQ ये क्या है? व्यास है। MN इसको हम लोग कहते हैं जीवा। आप लोग देख रहे होंगे PQ ये जो व्यास है, इसमें आप देखेंगे दो त्रिज्या के बराबर की दूरी है। यहाँ O से P ये भी त्रिज्या है, अगर O से Q लें ये दूरी भी क्या है? त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो O से Q भी एक त्रिज्या है, O से P भी क्या है? त्रिज्या है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है। व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो एक फार्मूला बन जाता है, हम लोग सवाल को हल करते समय इसका उपयोग भी करते हैं। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। और अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, O से Q भी त्रिज्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है, व्यास जो पूरी लंबाई है इसकी क्या होती है? आधी होती है। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि एज ए फार्मूला हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये जो है हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को हल करने में हमेशा मदद करेगी। तो हम लोग वृत्त के केंद्र के बारे में पढ़ लिए, और उसके बाद जो है व्यास के बारे में पढ़ लिए, जीवा के बारे में पढ़ लिए, त्रिज्या के बारे में पढ़ लिए। परिधि, परिधि के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि वृत्त का जो परिमाप होता है उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। हम लोग आयत पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग आयत की जो भुजाएं होती हैं उसकी लंबाई के योग को हम लोग परिमाप बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, जिससे हमारा वृत्त बनता है, इस लंबाई को हम लोग परिधि बोलते हैं। तो दूसरे इसको हम इस प्रकार से कह भी सकते हैं कि वृत्त के परिमाप को हम लोग जो है परिधि कहते हैं। अगली बात, जब वृत्त बनता है तो वृत्त में जिस भी समतल पे हम लोग वृत्त बनाते हैं वहां पे वृत्त जो है उस समतल को 3 भागों में डिवाइड कर देता है। एक तो वृत्त के अंदर का भाग जिसको हम लोग अंतः क्षेत्र बोलते हैं, एक तो वृत्त के बाहर का भाग जिसको हम लोग वृत्त का बाह्य क्षेत्र कहते हैं, और एक तो ये होती है परिधि जिसको हम लोग कहते हैं वृत्त। अगर कोई बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित है तो हम लोग कहते हैं बिंदु वृत्त के परिधि पर है, वृत्त पर है, सीधा बोलते हैं कि वृत्त पर है। और अगर बिंदु वृत्त के बाहर है, जैसे मान लीजिए ये है वृत्त बना दिए, अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है, ये हो गया केंद्र, अगर अंदर है कोई बिंदु तो हम लोग बोलते हैं अंतः क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए ये बिंदु हो गया वाई, ओ वाई ये जो है आप देखेंगे तो आपको देखने से क्लियर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो त्रिज्या होती है, ये ओ वाई जो है क्या है, त्रिज्या से छोटी है। इसकी लंबाई अगर हम लोग यहाँ से मिलाएंगे ओ से वाई की, आप मिला के देख सकते हैं तो ये दिखेगा आपको कि ओ वाई क्या है, ये बिंदु मान लीजिए ओ एम है, ओ एम जो है दूरी है ज़्यादा है, ओ वाई क्या है, कम है। तो कहने का मतलब कि अंदर अंदर है बिंदु, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वृत्त के अंदर का बिंदु है। अगर ये कोई बिंदु बाहर ले लें, मान लीजिए एक्स ले लिया, तो यहाँ से इसको मिलाइए, अब आप देखेंगे ओ एक्स की जो लंबाई है ये ओ एम से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि त्रिज्या से क्या है, ज़्यादा है। तो यानी कि यदि कोई बिंदु वाई है तो ओ से वाई के बीच की दूरी निकालेंगे, अगर जो है आर से कम आ रही है तो अंतः क्षेत्र में स्थित बोलते हैं कि अंतः भाग का बिंदु है, अंतः भाग में है। और अगर वो बिंदु बाहर है यानी कि उसकी रेडियस से ज़्यादा
दूरी पे है तो इसको हम लोग बाह्य क्षेत्र में बोलते हैं, बाह्य भाग या बाह्य क्षेत्र। और कोई बिंदु वृत्त पे है जैसे कि यम, तो ये क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या के बराबर ही होती है, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त पर। वृत्त पर स्थित है, कहाँ पे, वृत्त पर स्थित है। यानी जिस भी समतल में वृत्त बनाते हैं वहां पे 3 भागों में वृत्त जो है समतल को बांट देता है। एक तो वृत्त का अंतः क्षेत्र, एक बाह्य क्षेत्र और एक वृत्त पर। ये अंदर के भाग को अंतः क्षेत्र और बाहर वाले भाग को बाह्य क्षेत्र। ठीक, तो हम लोगों ने केंद्र पढ़ लिया, त्रिज्या पढ़ लिया, व्यास पढ़ लिया, जीवा पढ़ लिया और वृत्त का अंतः क्षेत्र, वृत्त का बाह्य क्षेत्र जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। वृत्तखंड, पहले एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद वृत्तखंड क्या होता है, जब हम लोग जो है कोई जीवा खींचते हैं। मान लीजिए हमने एक जीवा खींच दी ऐसे, एल एम। अब आप देख रहे होंगे कि वृत्त जो है 2 भागों में बढ़ गया, ऊपर का भाग बड़ा दिख रहा है, नीचे का भाग छोटा दिख रहा है। यानी कि वृत्त के 2 खंड हो गए, एक छोटा सा भाग हो गया, एक बड़ा सा भाग हो गया। तो जब हम लोग वृत्त के परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाते हैं, यानी कि कोई भी जीवा खींचते हैं, तो वृत्त 2 भागों में बढ़ जाता है। और बड़े भाग को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और छोटे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। बस और कुछ नहीं है, वृत्तखंड। जब भी वृत्त की कोई भी जीवा खींचते हैं तो वृत्त 2 भागों में बढ़ जाता है, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। आगे है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, जैसे वृत्तखंड वैसे ही त्रिज्यखंड को भी आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को हम लोग मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। अगर एक त्रिज्या हम और खींच लें, किसी और बिंदु को मिला दें, 2 त्रिज्याएं, तो अब आप देख रहे होंगे कि वृत्त को 2 भागों में हम लोग आप देख सकते हैं, एक छोटा भाग दिख रहा है, एक बड़ा भाग। यानी कि वृत्त का एक नीचे का भाग जिसको हम लोग चाप बोलते हैं, P से Q, एक लघु चाप और ऊपर के भाग को दीर्घ चाप। इसी समय चाप के बारे में भी चर्चा हो जाए। जब वृत्त के परिधि पे कोई भी 2 बिंदु लेते हैं तो जो है वृत्त की ये जो परिधि होती है 2 भागों में बढ़ जाती है। ऊपर का हिस्सा आप देख रहे होंगे बड़ा है तो इसको हम लोग दीर्घ चाप बोलते हैं, दीर्घ चाप। और जो नीचे का छोटा हिस्सा दिख रहे हैं यहाँ से P से Q, ये है लघु चाप। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो P Q, अब ऐसे ही चिन्ह लगा देते हैं, इसको चाप बोलते हैं। तो लघु चाप P Q, और अगले वाले हिस्से को यहाँ से इधर से ऐसे लेते हैं Q P, Q P, इसके ऊपर भी ऐसे लगा देते हैं। P Q जो है लघु चाप है और Q से P ये क्या है, दीर्घ चाप। तो चाप हो गया। और यहाँ पे जो त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड की बात करने जा रहे थे कि 2 त्रिज्याओं और एक जो चाप होता है उसके द्वारा जो घिरा हुआ ये भाग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। यानी 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग और नीचे ये जो हमारा चाप होता है उससे जो घिरा हुआ भाग होता है, इसी को लोग हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। यानी त्रिज्या से और नीचे जो चाप होता है उससे घिरा हुआ भाग, ये त्रिज्यखंड। और ये छोटा भाग रहता है जो उसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो बड़ा भाग रहता है उसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। बस दीर्घ
त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड हो गया और दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, लघु चाप हो गया, दीर्घ चाप हो गया। फिर हम लोग संकेंद्रीय वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। संकेंद्रीय वृत्त यदि दो या दो से अधिक वृत्त हम लोग बनाएं और उन सबका केंद्र एक ही बिंदु हो, एक ही हो, यानी केंद्र फिक्स हो, वृत्त एक से अधिक हम लोग बना दें उसी केंद्र से, तो उनको हम बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। जैसे अभी हम एक वृत्त बनाने जा रहे हैं, आप देखिए, मान लीजिए इसका केंद्र यही है। अब हम लोग जो है इसी केंद्र को फिक्स करते हुए एक और वृत्त बना दें इसके बाहर, इससे बड़ा या इससे छोटा। मान लीजिए एक वृत्त और हमने बना दिया और केंद्र वही है। मान लीजिए पहला वृत्त को हम कह रहे हैं C1 है, दूसरे वृत्त को हम बोल दे रहे हैं C2, यानी ये जो दोनों वृत्त हैं C1 और C2, इसको हम लोग कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त हो गया। आगे आती है बात केंद्रीय कोण किसे कहते हैं। केंद्रीय कोण, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को हम लोग केंद्रीय कोण बोलते हैं। कोई भी वृत्त हो उसके जो केंद्र पे कोण बनता है उसी को हम लोग संकेंद्रीय, उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कोण। ये वृत्त का केंद्र है, इस पे हम लोग जो है अगर कोई कोण बनाए तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कोण। दो त्रिज्याओं को मिलाया और इसके भाग बीच में जो एरिया होता है ये कोण बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीय कोण। कोण POQ ये क्या है, केंद्रीय कोण। इस वृत्त के केंद्र O पर जो कोण बन रहा है POQ, इसी को बोलते हैं केंद्रीय कोण। आगे आती है वृत्तों की सर्वांग समता। सर्वांग समता से मतलब होता है, सर्वांग समता शब्द से ही क्लियर होता है, सर्वांग समता, सर्व अंग सम। तो सर्वांग सम कहें या सर्वांग समता, वृत्तों की सर्वांग समता। दो वृत्तों की बात कर रहे हैं तो सर्वांग समता की बात कर रहे हैं, तो वृत्तों की सर्वांग समता यानी कि दो वृत्त सर्वांग सम कब होते हैं, उसके लिए बस एक और केवल एक ही कंडीशन है, ये दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। यदि हमको दो वृत्त बनाने हैं और दोनों की त्रिज्याएं हम सेम लें, OP, मान लीजिए वृत्त इसकी त्रिज्या R1 है और इस वृत्त की त्रिज्या R2। अगर इस वृत्त की जो त्रिज्या है OP, इस त्रिज्या की वृत्त की जो त्रिज्या है OM, दोनों बराबर हो, यानी कि R1 बराबर R2, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों वृत्त जो है आपस में सर्वांग सम वृत्त हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है कि एक को दूसरा पूरी तरह से ढक ले, यानी सर्वांग सम यानी पूरी तरह से एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो ये हो गया वृत्तों की सर्वांग समता। थोड़ा थोड़ा सभी पॉइंट पे बात हो गई है, निश्चित रूप से हमको आशा है आपको समझ में आया होगा। जो है अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।